देखिए, हम पनडुब्बियों के इंजन के बारे में पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। पनडुब्बी एक जो कन्वेंशनल पनडुब्बी होती है, जो बाहर निकलती है और अपने डीजल इंजन को चालू करके अपने भारी भरकम बैटरी को चार्ज कर लेती है और फिर अंदर चली जाती है, जिसे हम डीजल, और अंदर जाके बैटरी से चली इसलिए इलेक्ट्रिक। तो डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी जो होती है, इनकी खराबी है हर 2 दिन पे इन्हें 3-4 घंटे के लिए बाहर आना पड़ता है, जिससे कि इनकी बैटरी चार्ज हो सके। तो ये डीजल इलेक्ट्रिक हो गई, बस 2 दिन काम करेगी। जबकि एक अंदर अंदर होता है एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन सिस्टम, एआईपी टेक्नोलॉजी। एआईपी टेक्नोलॉजी पानी के अंदर ही बिजली बना देता है, लेकिन वो बिजली इतना पावरफुल नहीं होता है कि पनडुब्बी को चला सके, लेकिन वह बिजली बैटरी को चार्ज कर देता है और बैटरी इस पनडुब्बी को लेके चली जाती है। इस वजह से ये 15 दिन तक पानी के अंदर रह सकता है। तो इसके तुलना में ये बहुत एडवांस होता है यहाँ पे। और सबसे बेहतरीन पनडुब्बी मानी जाती है न्यूक्लियर पनडुब्बी। परमाणु पनडुब्बी में ईंधन की जरूरत नहीं है, 5-7 साल तक उसका ईंधन खत्म नहीं होता है, ना ही उसको ऑक्सीजन, मतलब पानी से ऑक्सीजन बना लेता है। ये 3 महीने तक पानी के अंदर रह सकता है, क्योंकि इसमें खाने पीने का सामान 3 महीने बाद खत्म हो जाता है, तो क्रू मेंबर को चाहिए होता है। तो पनडुब्बी 3 टाइप की आप देख लीजिए। अब ये पनडुब्बी हमला कैसे करती है, उस हिसाब से हम पनडुब्बी को 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक होती है अटैक सबमरीन। अटैक सबमरीन जो होती है टारपीडो, पानी के अंदर चलने वाले मिसाइल को टारपीडो कहते हैं। टारपीडो के हेल्प से दुश्मन के शिप को या तो मार के गिरा देगी या फिर दुश्मन के पनडुब्बी को मार के गिरा देगी। तो ये हो गए अटैक सबमरीन होते हैं सब यहाँ पर। ये छोटे होते हैं, बड़ा तेजी से भाग जाते हैं। और कुछ ऐसी पनडुब्बियां होती हैं जो पानी के अंदर से, समुंदर के अंदर से देश के आंतरिक भागों में हमला कर देती है। उन्हें हम मिसाइल सबमरीन कहते हैं। मिसाइल सबमरीन में पानी के अंदर अंदर पता नहीं कहां से ऐसे मिसाइल निकलेगा, पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे, और अटैक कर देगा। एक्चुअली ये धमकाने के लिए ज्यादा होता है ये, तब इसका प्रयोग भी बहुत जरूरी भी है, ये होना भी जरूरी है। क्योंकि अगर हमारे देश पे अचानक 50 गो को परमाणु बम मार दे, तो भैया हमारे पास रहना भी तो चाहिए दोबारा हमला करने के लिए। उसी को कहते हैं सेकंड स्ट्राइक। तो जब हमारे देश पे या किसी भी देश पे परमाणु हमला हो जाए, तो सेकंड स्ट्राइक के लिए हम इन पनडुब्बियों का यूज करते हैं, क्योंकि वो पानी में रहती है, पता ही नहीं चल पाता है यहाँ पे। या फिर आप किसी दूसरे देश पे डायरेक्ट फर्स्ट स्ट्राइक मारना चाहते हैं पानी के अंदर से, तो मार सकते हैं। तो परमाणु बम से हमला हो सकता है। यही है परमाणु बम जो जापान पे मारा था। साइज देख लीजिए, यहाँ पे लोड कर रहा है, ले जाके पटक दिया था यहाँ पे। पहला बम का नाम था लिटिल बॉय, दूसरे का नाम था फैटमैन। तो पनडुब्बी देख लिए आप लोग, 2 टाइप की इन पनडुब्बियों को। इस प्रकार हम देखें कि इंजन के आधार पर हम पनडुब्बी को 3 भाग में बांट सकते हैं। कन्वेंशनल पनडुब्बी जो 2 दिन पे बाहर आएगी, एआईपी से इक्विप पनडुब्बी जो 15 दिन पे बाहर आएगी, और न्यूक्लियर पनडुब्बी जो 3 महीने पे बाहर आएगी। तो इंजन के हिसाब से पनडुब्बी को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। बट हमको क्या मतलब है, उसमें हथियार कौन सा है, इस आधार पे देखते हैं। तो इंजन के आधार पे तो 3 भाग में हो गया। अब अटैक के हिसाब से इन्हीं पनडुब्बियों को 2 भाग में बांट सकते हैं। अगर मिसाइल मार रही है तो मिसाइल पनडुब्बी, और अगर अटैक कर रही है, टारपीडो मार रही है, तो टारपीडो पनडुब्बी। यहाँ पर जो दोनों काम कर सकती है उसे हम मल्टी रोल कह सकते हैं, उसे मल्टी रोल कहा जा सकता है। तो ये हो गई पनडुब्बी की कैटेगरी। अब भारत में कौन कौन सी पनडुब्बी है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, किस क्लास की पनडुब्बियां हैं। तो भारत में कई टाइप की पनडुब्बी हैं। प्रोजेक्ट 877 के तहत जर्मनी के से हम लोगों ने खरीदा पनडुब्बियों को। जर्मनी के सहयोग से हम लोग ने इस पनडुब्बियों को प्राप्त किया। ये 4 पनडुब्बियां हैं प्रोजेक्ट 877 के तहत जर्मनी के सहयोग से, जिसे हम सिसुमर क्लास कहते हैं। सिसुमर क्लास की पनडुब्बी में टोटल 4 पनडुब्बियां आती हैं। आईएनएस सिसुमर, आईएनएस संकुश, आईएनएस संकुल और आईएनएस साल्की। ये 4 पनडुब्बियां आती हैं सिसुमर क्लास में। भारत की जितनी भी पनडुब्बी होंगी या जितनी भी नौसेना की जहाजें होंगी, उसके सबके आगे आईएनएस लिखा होगा, इंडियन नेवल शिप। पाकिस्तान का रहेगा तो पीएनएस लिखता है, पीएन पाकिस्तान नेवल शिप। तो ये इंडिया का इसलिए इंडियन नेवल शिप रखा जाता है। तो ये इसके नाम है। इनके जो क्लासिफाइड नाम है, कोड नाम, वो हम आपको नहीं बताएंगे, वो क्लासिफाइड चीजें होती हैं। डिफेंस की चीजों को एक लिमिटेड भर ही जानना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि इतना ना बात बता दीजिए कि फिर देश के लिए दिक्कत हो जाए यहाँ पे। तो क्लासिफाइड डेटा हम आपको नहीं बताएंगे। हालांकि इसको इंटरनेशनली हम टाइप 209 के नाम से जानते हैं। तो ये जब आप मेंस लिखिएगा ना, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा कि इसका सिसुमर क्लास की ही पनडुब्बियों को हम टाइप 209 कहते हैं। इसे बनाया गया था प्रोजेक्ट 877 के तहत, जर्मनी के सहयोग से लाए थे हम लोग यहाँ पर। ये डीजल इलेक्ट्रिक की पनडुब्बियां हैं, जिस वजह से इन्हें प्रति 2 दिन पे ऊपर आना पड़ता है। इनमें एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन सिस्टम एआईपी इंस्टॉल नहीं है, जिस वजह से इन्हें 2 दिन पे आना पड़ता है। तो ये हो गई सिसुमर क्लास की पनडुब्बी। अगला पनडुब्बी देखते हैं प्रोजेक्ट 877 के तहत। उसी प्रोजेक्ट के तहत रसिया से भी हम लोगों ने कुछ पनडुब्बियां प्राप्त की है। तो प्रोजेक्ट 877 के तहत हम लोग ने 4 पनडुब्बी जर्मनी से प्राप्त किया और
प्रोजेक्ट 877 के तहत रसिया से हमने 7 पनडुब्बी प्राप्त किया यहाँ पे। तो जो रसिया से पनडुब्बी हम खरीद के लाए हैं उसको हम लोगों ने कैटेगरी में रखा है सिंधु घोष क्लास में। सिंधु घोष क्लास नाम है उसका। तो सिंधु घोष क्लास की पनडुब्बियां जो भी हैं वो प्रोजेक्ट 877 के तहत रसिया से खरीद के आई हैं। उनमें 7 नाम जो है उनका, सब में आईएनएस लगा रहेगा, इंडियन नेवल शिप, और सब में इसमें सिंधु लगा रहेगा। तो देखिए सिंधु घोष, सिंधु विजय, सिंधु केसरी, सिंधु कीर्ति, सिंधु राष्ट्र, सिंधु राज, सिंधु रत्न। समझ में गया? तो ये पनडुब्बियां हैं यहाँ पे। एक तो पनडुब्बी 2013 में आईएनएस सिंधु रक्षक जो थी वो, अब तो इसमें सिंधु रक्षक नहीं रही, वो मझगांव डकयार्ड के बाद उसमें ब्लास्ट कर गया था यहाँ पर, तो वो नहीं रही अब इसमें यहाँ पे। तो ये हो गई आपकी सिंधु घोष क्लास की पनडुब्बी। ये भी उसी प्रोजेक्ट के तहत बस रसिया से खरीद के आई थी। इसी को हम लोग कहते हैं किलो क्लास। इंटरनेशनल अगर हम इसको पूछेंगे तो ये किलो क्लास की पनडुब्बी कहलाएगी, और इंडिया में अगर हम इन पनडुब्बियों को कहेंगे तो वो कहलाएगी आपकी सिंधु घोष क्लास की पनडुब्बी। इनकी भी खराबी है कि ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं, इनमें एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन सिस्टम नहीं है, जिस वजह से हर 2 दिन पे इन्हें बाहर आना पड़ता है और ये ट्रैक हो जाती है सब यहाँ पे रडार और सैटेलाइट में। इनका भी क्लासिफाइड नाम हम आपको नहीं बताएंगे यहाँ पे। अब हम देखते हैं अगला पनडुब्बी फ्रांस के सहयोग से। उसका नाम था, वो बनाया गया था प्रोजेक्ट, खरीद के आया था प्रोजेक्ट 75 के तहत। प्रोजेक्ट 75 के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुई, बट यहाँ बना भी सकते हैं लोग। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत हम लोग जर्मनी से कुल 6 पनडुब्बियां प्राप्त की है। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत, सॉरी फ्रांस से हम लोग ने प्राप्त किया। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांस से जो 6 पनडुब्बी प्राप्त किए उन्हें हम कलवरी क्लास कहते हैं। कलवरी क्लास, उस सब में आईएनएस लगा रहेगा, आईएनएस कलवरी, आईएनएस करंज, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस वेला, आईएनएस वारिस, आईएनएस वाक्सीर। तो ये 6 पनडुब्बियां जो हैं वो कलवरी क्लास की कहलाती हैं। फ्रांस के सहयोग से प्रोजेक्ट 75 के तहत बना हुआ है। इनका अगर इंटरनेशनल नाम जानेंगे, बड़ा फेमस नाम है स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां, बड़ी दुनिया भर में फेमस है। तो इंटरनेशनल नाम हो गया स्कॉर्पियन क्लास, इंडियन नाम हो गया कलवरी क्लास, और प्रोजेक्ट का नाम हो गया 75। किस देश से? तो फ्रांस के सहयोग से आया गया। क्लासिफाइड नाम हम भी नहीं बताने वाले हैं। ये भी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी हैं, इनमें भी एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन सिस्टम नहीं लगा है, ये भी 2 दिन बाद आएंगी। डीआरडीओ ने जो एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन सिस्टम बनाया है वो सबसे पहले कलवरी क्लास की पनडुब्बियों में ही लगाया जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने इसे रेट्रोफिटिंग के लिए फ्रांस भेज दिया है कि भैया अपनी पनडुब्बी में देखो कहाँ इस मशीन को लगाया जा सकता है, ताकि ये इंटरनली ऑक्सीजन बना सके, इंजन को चार्ज स्टार्ट कर सके और बैटरी चार्ज कर सके, ताकि ये 15 दिन बाद वापस आए। तो ये कलवरी क्लास की पनडुब्बी हो गई। अब एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 75I। तो प्रोजेक्ट 75 तो फ्रांस से आ गया, स्कॉर्पियन यानी कलवरी क्लास का, आई मतलब इंडिजीनियस बनाएंगे, इंडिया में ही बनाएंगे। तो प्रोजेक्ट 75I के तहत इंडिया में ही कुल 6 पनडुब्बियों को हमें बनाने की लक्ष्य रखे हैं लोग। ये लक्ष्य 2040 से पहले पूरा नहीं होने वाला है। हमारे यहाँ पनडुब्बी सबसे धीमा चलते हैं सब यहाँ पे। ये डीजल इलेक्ट्रिक होंगी और इसमें AIP सिस्टम इंस्टॉल होगा, जिससे कि यह 15 दिन तक पानी के अंदर रह सकती है। पहले हमें लग रहा था कि फ्रांस या रूस हमें मदद करेगा इस पनडुब्बियों को इंडिजीनियस इंडिया में बनाने के लिए, बट उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। तो हम लोग ये 6 पनडुब्बियों को जर्मनी के सहयोग से भारत में ही बनाएंगे, जिसमें एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन सिस्टम पहले से ही इंस्टॉल होगा, ताकि ये लॉन्ग एंड्योरेंस अंदर रह सके। अब अगली पनडुब्बी को देखते हैं, प्रोजेक्ट ATV, एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीसल। एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीसल, तो ये जो है ये इंडिया में ही बन रहा है। यहाँ पे ये इंडिया में, इसके तहत अरिहंत क्लास की पनडुब्बी बनेगी। अरिहंत क्लास की पनडुब्बी साइज में बहुत बड़ी होती है और वो 3 महीने तक पानी के अंदर रह सकती है, क्योंकि वो न्यूक्लियर सबमरीन है। लेकिन ये अटैक नहीं कर सकती है, मिसाइल हमला कर सकती है। तो इसमें 2 पनडुब्बियां अभी आ चुकी हैं, INS अरिहंत और INS अरिहात। इसका क्लासिफाइड नाम मत जानिए आप लोग यहाँ पर। बाकी जो पेंडिंग में है S3, S4 और S5, सबसे हैवी पनडुब्बी बनेगी S5 पनडुब्बी बनेगी, बट अभी कब बनेगी किसी को नहीं पता है। 2050-60 हिल जाएगा यहाँ तक आते आते। बड़ा लंबा लेट प्रोसेस होता है इंडियन नेवी के पनडुब्बी के प्रोग्राम का। तो ये अरिहंत क्लास की पनडुब्बी सबसे एडवांस है, न्यूक्लियर सबमरीन है। इन्हें 3 महीने बाद निकलने की जरूरत होती है पानी के बाहर से। यहाँ पर हमारे पास तो न्यूक्लियर मिसाइल तो सबमरीन है, न्यूक्लियर सबमरीन तो है कि भैया 3 महीने तक पानी में रहेगी और मिसाइल मार सकती है, लेकिन अटैक करना रहे तो अटैक नहीं कर सकती है। तो हम अटैक करने के लिए भाड़ा पे पनडुब्बी लाए हैं लोग। सोचिए, क्या ये भारत जैसे देश को शोभा देता है कि भाड़ा पे पनडुब्बी खरीद के लाए लोग?
लीज पर। अकूला क्लास की पनडुब्बी दुनिया में बहुत बेहतरीन मानी जाती, बहुत बड़े साइज की थी अकूला क्लास की सबमरीन, रशियन नेवी की थी सबमरीन अकूला क्लास सबमरीन यहाँ पर। तो लेकिन ये न्यूक्लियर थी, इसलिए 3 महीने बाद बाहर से निकलती थी और अटैक कर सकती थी। तो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन जो है हम लोग लीज पे लाए, भाड़ा पे, 10 साल के लिए लीज पे भाड़ा पे लेके आए। पहला भाड़ा पे जो लाए थे उसका नाम है INS चक्र 1। इसे भाड़ा पे लाए थे 2011 में, लीज पूरा हो गया 2021 में, चल गया, भाड़ा पे खत्म हो गया, भाड़ा पे ले आए थे लोग उसको। अब दूसरा का जो भाड़ा पे लेके आएंगे INS चक्र 3, वो आएगी 2025 में, आज चल जाएगी 2035 में, यानी अभी चल रहा है 2023। अभी हमारे पास न्यूक्लियर अटैक भगवान भरोसे है। सोचिए ये भारत की स्थिति है, ये नौसेना की, तो ये बहुत हमारे लिए चिंताजनक बात है यहाँ पर। हमारा एक तो भाड़ा पे है, 2035 तक हम भाड़े पे डिपेंडेंट रहेंगे यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और INS चक्र 2 खोज रहे होंगे लोग मेंस जब लिखने बैठिएगा लोग ना, तो ध्यान दीजिएगा ही ना कि चक्र 1 के जगह चक्र 2 रख दे। चक्र 1 2 जो था ना, अरिहंत को ही पहले चक्र 2 कहा गया था यहाँ पर, तो चक्र 2 बाद में इसका नाम अरिहंत कर दिया गया, और चक्र 2 के जगह फिर आया चक्र 3। ये आने वाला है चक्र 3। तो ये भाड़ा पे हम लोग की न्यूक्लियर पनडुब्बी है सब यहाँ पे। तो जो भी आप क्लास लिखते हैं ना साइंस एंड टेक पोर्शन वाले में, जब भी आप लिखिएगा तो ये ना कि मेंस में लिखने बैठ रहे हैं तो आपकी कॉपी से लगना चाहिए कि पूरा डिटेल से अध्ययन करके लिख रहे हैं। ऊपर ऊपर लिख के आएंगे, नंबर नहीं मिलेगा, फिर कहेंगे हिंदी मीडियम वालों का रिजल्ट नहीं बनता है। पूरा बेहतरीन ढंग से डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अगला प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 75 और 76। ये अभी भविष्य में बनने वाली पनडुब्बी हैं, न्यूक्लियर अटैक होंगी। अभी तो हम भाड़ा पे काम चला रहे हैं, 2035 तक भाड़ा पे चलाएंगे। ये मेड इन इंडिया होंगी, कब बनेगी किसी को पता नहीं। बजट एलोकेशन इतना धीमा है इंडिया का, किसी को कोई अता पता नहीं है। मझगांव डकयार्ड पनडुब्बी के लिए फेमस है, अब वो कितना बनाएगा क्या बनाएगा ये आगे देखने का विषय है। यहाँ पर हमारे यहाँ पनडुब्बी का प्रोग्राम बहुत धीमा चलता है। अगर हम तुलना करें अपना और चाइना के साथ, क्योंकि हमारा मेन दुश्मन तो चाइना ही है इंडिया का, जबकि मीडिया जो है बार बार पाकिस्तान को दिखाता है, बार बार पाकिस्तान से। अरे हमें अपनी तुलना करना है तो किसी भिखारी से करेंगे। देखो हम तो भिखारी से अच्छा ही खाते हैं, भिखारी से अच्छा ही मेरे पास तो ई है, गाड़ी है, घर है ही। ऐसे नहीं ना, आप तुलना कराते हैं तो बढ़िया से चीज से तुलना कराइए, एकदम नीचे लेवल से क्या एक से तुलना कौन सी कराएंगे? अब इतना दिन गिर गया है जो शेर कुत्तों की बात करेगा। हमें तुलना रखनी है किससे? चाइना से। अब चाइना के पास अगर पनडुब्बी की बात करेंगे तो उसके पास कन्वेंशन पनडुब्बियां जो AIP से इक्विप्ड है वो 64 है, यानी इसके पास 64 पनडुब्बियां हैं, और वो भी AIP टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है जो 15 दिन तक अंदर रह सकती है। और हमारे पास केवल 16 पनडुब्बी है, और उसमें एक को में भी AIP टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी हर 2 दिन पे आना पड़ेगा। तो कन्वेंशन में वो 64 और हम लोग 16, चरगुना का हम लोग अंतर लेके चल रहे हैं यहाँ पर चाइना के साथ। और चाइना के पास परमाणु पनडुब्बी की बात करेंगे तो जखीरा भर दिया है परमाणु पनडुब्बी, उसकी परमाणु पनडुब्बियां हैवी भी हैं। हाँ, हमारी परमाणु पनडुब्बी में पावर की कमी आ जाती है, और इसके परमाणु पनडुब्बी बहुत पावरफुल और साइज में बहुत विशाल है चाइना के पास परमाणु पनडुब्बी। चाइना के पास जो परमाणु पनडुब्बी है 2 कैटेगरी में है। न्यूक्लियर अटैक करने वाली 9 पनडुब्बी है, ये टारपीडो मार देगी, 3 महीना अंदर अंदर घूम घूम मारेगी यहाँ पर। और इंडिया के पास 0 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, इंडिया के पास 0। भाड़ा पे हम लोग ले आए थे चक्र 1, रिटायर हो गया। चक्र 2 2025 में आएगा, अभी हमारे पास नहीं है, आएगा भी तो भाड़ा पे कहलाएगा। उसके पास 9 गो है और अभी 10-15 वो इनबिल्ट कर रहा है, आप अभी अंडर प्रोसेस है। अगर बात करें चाइना के पास न्यूक्लियर मिसाइल मारने वाली पनडुब्बी, तो न्यूक्लियर मिसाइल जो है, न्यूक्लियर पनडुब्बी जो मिसाइल मार सकती है, उसके पास 6 ठो है और हमारे पास 2 ठो है। हमारे पास 2, बट उसकी पनडुब्बियां ज्यादा पावरफुल है, हमारी पनडुब्बी कम पावरफुल है। उसकी पनडुब्बी में जो मिसाइल है वो 7,500 किलोमीटर दूर मार सकता है, और हमारी पनडुब्बी के अंदर जो सागरिका K4 सब मिसाइलें हैं ये केवल 1500 किलोमीटर तक मार सकते हैं सब यहाँ पे। तो काफी एडवांस हो गया है पनडुब्बी के मामले में चाइना यहाँ पर, और जबकि पनडुब्बी की बहुत जरूरत है। अगर हम कंपेरेटिव अध्ययन करें इंडिया और चाइना की, क्योंकि आने वाले समय में यही हमारे लिए खतरा है, और इसके बाद ज्यादा पनडुब्बी हो जाएगी तो पुराना वाला पनडुब्बिया चुपचाप ही पाकिस्तान को थमा देगा। तो केवल एक और मत देखिए, फ्यूचर भी देखना चाहिए। चाइना के पास टोटल पनडुब्बी है 79 और हमारे पास 18, इसके पास 79 हमारे पास 18, देख रहे हैं, तुलना ही नहीं है कहीं पे। अब ये 79 किस किस कैटेगरी का है उसको देखते हैं। इनमें कन्वेंशनल पनडुब्बियां हैं जो युआन क्लास की हैं, वो 64 है, जो डीजल इलेक्ट्रिक चलती हैं और एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन से लैस हैं। ये 64 पनडुब्बियां हैं। तो 69 में 64 जो है वो कन्वेंशनल है युआन क्लास की, और 69 में बचा हुआ 15 पनडुब्बी वो न्यूक्लियर सबमरीन है।
न्यूक्लियर सबमरीन में भी ना चाइना के पास अटैक सबमरीन की संख्या 15 में से 9 ठो अटैक है, और मिसाइल सबमरीन जो है वो 6 ठो है। तो 6 ठो मिसाइल और 6 ठो अटैक, यानी टोटल 15 न्यूक्लियर सबमरीन है। अब हम इंडिया की अगर बात करेंगे तो इंडिया के पास तो टोटल 18 पनडुब्बी है, जबकि उसके पास टोटल 79 है। अब हम अपनी पनडुब्बियों को अगर कैटेगराइज करें तो देखिएगा, कन्वेंशनल पनडुब्बी हमारे पास 16 ठो है, जबकि किसी में एआईपी टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी लगने वाला है यहाँ पे। तो एक तो इतने बड़े देश के लिए 16 को पनडुब्बी एनफ नहीं है। न्यूक्लियर पनडुब्बी की बात करें तो हमारे पास 2 ठो है न्यूक्लियर पनडुब्बी, इसके पास 15 को है न्यूक्लियर। अब उसमें कैटेगरी वाइज करें, हमारे पास अटैक पनडुब्बी 0 है, मिसाइल पनडुब्बी 2 ठो है, वो भी बहुत कम मारक क्षमता वाले की, जबकि मिलाइए वहां चाइना का। अब कंपेरिजन कीजिए, हमारी मीडिया कुछ दिन में हमारी मीडिया तुलना करेगी, श्रीलंका थर 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 कांपने लगा भारत से। अजीब हाल है भाई। देखिए, हमारी देश के लोग और मीडिया किस मुद्दों को उठाती है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है चीज है यहाँ पर। तो अब हम श्रीलंका से तुलना करने लगेंगे तो फिर हमको तो कोई काम करने की जरूरत नहीं है। हमें हमेशा आगे देखना है कि हमारा मुख्य प्रतिद्वंदी चाइना क्या कर रहा है, फिर अमेरिका से हमें आगे तुलना करना है, फ्रांस से है, ब्रिटेन से है, रसिया से है। लेकिन हम लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग यहाँ पे। अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो पनडुब्बी के मामले में आने वाले 5 साल में पाकिस्तान हम लोग को पीछे छोड़ देगा। देखिए, पाकिस्तान के पास पहले से 8 पनडुब्बियां हैं, और पाकिस्तान को चाइना 8 और पनडुब्बी दे रहा है और डिलीवरी चालू कर दिया है। चाइना देर लेट नहीं करता हम लोग की तरह, देना चालू कर दिया। और चिंता का विषय यह है कि जो पनडुब्बी दे रहा है चाइना, वो युआन क्लास की पनडुब्बी है, जिसमें एआईपी टेक्नोलॉजी लगी हुई है। इसे खोजना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एआईपी टेक्नोलॉजी 15 दिन तक पानी के अंदर रखता है। 15 दिन के अंदर पानी में पता ही नहीं चलेगा। जब हम लोग बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, यहाँ पर एयर स्ट्राइक जब किए थे, तो उसी समय पाकिस्तान का जिन्ना नेवल बेस कराची में जिन्ना नेवल बेस से एक पनडुब्बी थी जिसका नाम था पीएनएस साद। पनडुब्बी पीएनएस साद जो है वो सैटेलाइट में, इसरो देख रहा है अपने सैटेलाइट में, ये पनडुब्बी आगे गई, अंदर धंस गई, अंदर घुस गई, उसके बाद पते नहीं चला ये कहां है। अब सोचिए, ये पीएनएस साद 3 दिन के अंदर पहुंच जाते इंडिया पे हमला करने के लिए। अब नेवी पगला गई, अरे भाई साहब, इधर हम हमला किए हैं, रिटेलिएशन में अगर ये हमला करेगा तब कहां जाएंगे। तो नेवी इसको खोजना चालू की, कहां है। इंडियन नेवी खोजते 21 दिन बाद पता चला कि वो पनडुब्बी ग्वादर में है। 21 दिन बाद, जब तक कि अभिनंदन आ चुके थे, वापस हो गया था, सारा मैटर सॉल्व हो गया। तो सोचिए, एक पनडुब्बी जिसमें एआईपी सिस्टम इंस्टॉल था, पाकिस्तान की पनडुब्बी को खोजने में हमें 21 दिन लग गया। ये बहुत चिंता का विषय हमारे लिए यहाँ पर। हालांकि हम लोग बहुत पहले पाकिस्तान की एक पनडुब्बी गिरा चुके हैं, पीएनएस गाजी, लेकिन सोचिए, अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। 21 दिन लग गया, वो भी पता कहां चला, वो तो जब निकली यहां जाके ग्वादर पोर्ट पे बाहर, तब इसरो के सैटेलाइट ने देख लिया कि अरे सोच तो निकल गया है वहां पर। नहीं निकला रहता तो खोजने में बहुत दिक्कत होता। सोचिए, एआईपी टेक्नोलॉजी है, वो 15 दिन पे कभी ना कभी बाहर निकली होगी, हम लोग नहीं पकड़ पाए थे। बहुत चिंता का विषय है यहाँ पर। और वो फ्रांस की बनी पनडुब्बी थी, और ऐसे ही 8 अन्य पनडुब्बियां युआन क्लास की चाइना पाकिस्तान को दे रहा है, और दे ही नहीं रहा है, डिलीवरी भी चालू कर दिया है, और 3 से 4 साल के अंदर डिलीवरी भर देगा। सोचिए, वो 8 पनडुब्बियां 3 से 4 साल के अंदर दे देगा। हमारे यहाँ एक पनडुब्बी बनने में 4 साल लग जाता है। तो बड़ा चिंता का विषय है पनडुब्बियों के लेके भारत को। भारत सरकार को भी इस पे सोचना चाहिए कि हमारे पनडुब्बी प्रोग्राम इतना डिले क्यों चलते हैं सब, यहाँ पे बहुत डिले है यहाँ पे। और हमारे जो पूर्व के नौसेना अधिकारी थे, उन्होंने हमारी सेना को एयरक्राफ्ट कैरियर को महत्व ज्यादा दिया, जबकि ये भारी भरकम होता है, बड़ा होता है, खर्चीला ज्यादा होता है। पनडुब्बी जो होती है साइलेंटली चलती है। तो हमें इस पे भी सोचना चाहिए। सेना की बजट में, अब सेना का अधिकांश बजट, सेना का लगभग जितना बजट देते हैं उसमें 50 से 60% तो सैलरी पेंशन देने में चला जाता है। बाकी कितना पैसा खर्चे हो पाता है, हमसे 4 गुना 5 गुना बजट है चाइना का। तो हम लोग को एक बार इस पे भी सोचना चाहिए, बजट एलोकेशन को बढ़ाना चाहिए, और परमाणु पनडुब्बी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि परमाणु पनडुब्बी बहुत अंदर रहती है। पनडुब्बी जितना पानी के अंदर रहेगी उतने लीथल हो जाएगी, खतरनाक हो जाएगी। हालांकि नॉर्मल कन्वेंशनल पनडुब्बी, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को बनाने में 5000 करोड़ का खर्चा आता है। वहीं अगर परमाणु पनडुब्बी की बात करेंगे तो उस पर 30,000 करोड़ का खर्चा आता है। तो है, मानते हैं कि खर्चीला है, लेकिन ये भी जरूरी है भारत के लिए। तो यूपीएससी मेंस वाले, आप इसे साइंस एंड टेक के पोर्शन के लिए भी ध्यान रखिएगा, और इंटरनल सिक्योरिटी
सिक्योरिटी वाले टॉपिक पे भी आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको भी इस पे लिखने के लिए आ सकता है। तो फिर उस पे आपको बकायदा पूरा बेहतरीन ढंग से लिखना पड़ेगा। प्रोजेक्ट नेम क्या था, किलो क्लास, अकुला क्लास, स्कॉर्पियन क्लास, कलवरी क्लास, ये जितने युवान क्लास, सारी पनडुब्बियों के बारे में आपको डिटेल से लिखना पड़ेगा। इसे ऊपर ऊपर लिख के चलाएंगे, अगर कहेंगे हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं होता है तो गड़बड़ बात है। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जो एनडीए वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए भी ये टॉपिक जरूरी होता है। अब इसी में एक जहाज होते हैं सब आपके, होवर क्राफ्ट होता है, लैंडिंग वेसल होता है आपका, कॉर्बेट हो गया, फ्रिगेट हो गया और डिस्ट्रॉयर, इन सब में भी अंतर हम आपको बता देंगे।